दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 अगस्त 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इस संक्रमण के कारण काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसका फायदा बिहार के प्राइवेट अस्पताल वाले उठा रहे हैं और मरीजों से खूब पैसा वसूल रहे हैं। इन लोगों पर सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज का सरकार ने रेट तय कर दिया है। अब अस्पताल उसी रेट के अनुसार पैसा ले सकता है। जी हाँ, अगर कोई अस्पताल ऐसा नहीं करता है तो जिला प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। साथ ही साथ अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने सामान्य बेड पर रहने वाले मरीज से एक दिन का अधिकतम 5,000 रुपए ले सकते हैं। अगर आईसीयू में रखते हैं तो 10,000, वेंटिलेटर में रखते हैं तो 15 से 20,000 रुपए का रेट तय किया गया है। बिहार पुलिस के 4 अधिकारियों को अनुसंधान में शानदार प्रदर्शन के लिए गृह मंत्री द्वारा दिए जाने वाले पद से सम्मानित किया गया है। जी हां, प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के पहले पदक के लिए चयनित पुलिस अधिकारियों के नामों की घोषणा की जाती है। जी हां, गृह मंत्रालय द्वारा हुई घोषणा में किशनगंज के एसपी कुमार आशीष के साथ बिहार के 3 अन्य पुलिस अफसरों के नाम भी शामिल है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार के मुताबिक अच्छा काम के लिए ये पदक प्रत्येक वर्ष गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। साल 2020 में ये पदक किशनगंज के एसपी कुमार आशीष के अलावा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के इंस्पेक्टर विनोद कुमार पांडे, राजीव कुमार और बेगूसराय जिला बल के सब इंस्पेक्टर विवेक भारती को दिया जाएगा। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अररिया में इस बीमारी ने जेल में कहर बरपाया है। जी हां, जेल में बंद 224 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते मंगलवार और बुधवार को अररिया जेल में बंद 706 में से 600 कैदियों का टेस्ट हुआ था। टेस्ट की रिपोर्ट आई तो अररिया मंडल कारा में 224 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जी हां, जेल में बंद 706 में से 600 बंदियों की जांच में यह मामला सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। पेट्रोल ले जा रहे एक टैंकर किसी दूसरे वाहन से टकराकर पलट गया। पलटने के बाद टैंकर से पेट्रोल का रिसाव होने लगा, यानी कि पेट्रोल बहने लगा, जिसका जमकर जनता ने फायदा उठाया। लोग बाल्टी और ड्रामों में भर भर कर पेट्रोल ले जाने लगे। देखते ही देखते पेट्रोल लूटने की होड़ सी मच गई। अपने जान की परवाह किए बिना ही लोग पेट्रोल लूटते रहे। बर्तन, डब्बा, मग्गा जिसे जो मिला वो उसी लेकर टैंकर के पास पहुंच गया। ये टैंकर भारत पेट्रोलियम का था। इस घटना के बाद गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और टैंकर को अपने कब्जे में लिया। बिहार में कोरोना संक्रमण के गुरुवार को 3906 नए मामले सामने आए हैं। नए मामले के सामने आने के साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 94,439 हो गई है, यानी कि 95,000 के पास पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 399 कोरोना पॉजिटिव राजधानी पटना में मिले हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के गुरुवार को राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 399 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जी हां, पटना के अलावा अन्य 14 जिलों में भी 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, जबकि 15 जिलों में मिले कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 50 से 100 के बीच रहा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी पटना में 399, पूर्वी चंपारण में 220, कटिहार में 200, बेगूसराय में 197, गया में 189, सहरसा में 175, अररिया में 163, मधुबनी में 159, सीतामढ़ी में 133, पूर्णिया में 130, जहानाबाद में 127, बक्सर में 118, नालंदा में 110 और कैमूर में 103 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 15 जिलों में 50 से 100 के बीच कोरोना मरीज मिले हैं, जो सारण में 98, रोहतास में 94, मुजफ्फरपुर में 88, खगड़िया में 86, पश्चिमी चंपारण में 79, भोजपुर में 72, औरंगाबाद में 67, भागलपुर में 66, अरवल में 64, समस्तीपुर में 64, सुपौल में 64, मधेपुरा में 62, शेखपुरा में 62, मुंगेर में 55, गोपालगंज में 54, सिवान में 54, किशनगंज में 51 और वैशाली में 50 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा लखीसराय में 49, नवादा में 37, शिवहर में 24, बांका में 23 और जमुई में 18 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर के छात्रों को बड़ी राहत दी थी। जी हां, कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को ग्रेस लेते हुए बोर्ड ने परीक्षा में पास कर दिया था। अब एक बार फिर से बिहार बोर्ड ने छात्रों के हित में फैसला लिया है। बिहार में इंटरमीडिएट के लिए एडमिशन की तारीख बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत बिहार में इंटर के छात्र छात्राओं को नामांकन लेना है, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। इंटर में एडमिशन के लिए चयनित छात्रों को 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच एडमिशन लेना था, जिसे अब तारीख बढ़ाकर 13 से 17 अगस्त कर दिया गया है।
जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन दिनों लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कई मुद्दों को लेकर नाराज चल रहे हैं। चिराग कई मोर्चे पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। ऐसे में आरजेडी चिराग पासवान के हर बयान को गंभीरता से ले रही है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए आरजेडी प्रवक्ता एजीए यादव ने चिराग पासवान की तारीफ की है और कहा है कि चिराग पासवान साफ साफ बोलते हैं और वह परिपक्व नेता के तौर पर उभर रहे हैं। वहीं इस दौरान एजीए ने साफ किया है कि बड़े दल के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव ही विधानसभा चुनाव 2020 में सीएम कैंडिडेट होंगे। एजे यादव ने कहा कि महागठबंधन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, न कोऑर्डिनेशन कमेटी की और न ही बात विचार रखने की। पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो जीतन राम मांझी एनडीए के साथ थे, लेकिन इस बार लोकसभा में महागठबंधन के साथ थे। तो ये संभावना का खेल है और जो सहयोगी दल हमारे साथ है सबकी इज्जत है, सबकी बात सुनी जाती है। यहाँ कोई घमासान नहीं, सीटों को लेकर भी नहीं। इस मुद्दे पर सबसे बात विचार होगा और शीर्ष नेतृत्व मिलकर तय करेगा कि किसको कितना सीट देना है। बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए नीतीश सरकार बिहार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना चलाती है। इस योजना के तहत युवाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। मिली जानकारी के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास के युवाओं को रोजगार ढूंढने में बिहार सरकार की ओर से मदद के तौर पर मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना दिया जाता है और ये योजना बहुत पहले से चली आ रही है ताकि रोजगार युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और ये वेबसाइट आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो कर रहा है। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ के लिए आवेदकों को बिहार का रहने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ आवेदक की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बिहार का बोनाफाइड और योग्य प्रमाण पत्र होनी चाहिए। बिहार सरकार के आदेश के अनुसार बिहार में जमीन का सर्वे शुरू हो चुका है। इस सर्वे में जमीन का नया खतियान बनेगा, साथ ही जमीन का नया मानचित्र भी बनाया जाएगा। जी हां, इस मानचित्र को डिजिटल प्रारूप में रखा जाएगा और हर खरीद बिक्री के बाद खतियान निरंतर अपडेट होता रहेगा। इससे राज्य में जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी कम की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक सर्वे कार्य में लगाए जाने वाले सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानून गो की ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी की गई है। जी हाँ, साथ ही साथ उन 50 अमीनों की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है जिन्हें इस सर्वे कार्य में लगाया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में 6300 कर्मियों के साथ पहली बार जमीन का सर्वे होगा। सर्वे में अमीनों के अलावा 550 कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिकों के अलावा 275 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी भी शामिल होंगे। सर्वे के बाद जमीन की अवैध खरीद बिक्री पर रोक लगेगी। साथ ही साथ जमीन के वास्तविक मालिकों का तुरंत पता लग जाएगा। जिन 20 जिलों में पहले चरण में सर्वे होगा वो है शिवहर, शेखपुरा, सहरसा, सीतामढ़ी, जहानाबाद, नालंदा, चंपारण, पूर्णिया, बांका, बेगूसराय, मधेपुरा, मुंगेर, लखीसराय, सुपौल, अररिया, अरवल, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया और जमुई। इन 20 जिलों में पहले चरण में सर्वे होगा और अभी स्टार्ट भी हो गया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को फोन करके जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार के किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुंबई में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस संबंध में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट करके इसे जानकारी दी है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने मुझे अभी फोन करके बताया कि मुंबई में बिहार के किसी भी पुलिस पदाधिकारी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ये मात्र एक अफवाह है। बहुत सम्मान के साथ उन्होंने बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं कि मंगलवार को एक खबर आई थी जिसके अनुसार महाराष्ट्र की करनी सेना के कुछ लोगों ने मुंबई के बांद्रा थाने में बिहार पुलिस के 5 अफसरों के खिलाफ लिखित शिकायत की थी, लेकिन ये सरासर अफवाह है। बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना आने का सपना अब साकार होने की राह पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बुधवार को 5024 करोड़ की 217 सड़क और पुल परियोजनाएं इस योजना को साकार करने में उपयोगी साबित होगी। इससे बिहार के विकास को और रफ्तार मिलेगी। इन परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन से बिहार के कमोबेश सभी जिलों को लाभ होगा। लोग अब और कम समय में अपना सफर पूरा कर सकेंगे, चाहे राजधानी पटना हो या फिर जमुई मुजफ्फरपुर हो या गया जहानाबाद। इन सभी जिलों से आने जाने वाले लोग बुधवार को शुरू हुई सड़क और पुल की परियोजनाओं से लाभ उठा सकेंगे। ऑनलाइन और मोबाइल फ्रॉड के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइबर सिक्योरिटी ट्विटर हैंडल यानी कि साइबर दोस्त पर यूजर्स को एक बारे में चेतावनी दी गई है। सरकार ने यूजर्स को फेक कॉल के बारे में अलर्ट किया है। इन कॉल की मदद से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। साइबर दोस्त के ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी गई है जिससे यूजर्स सेफ रह सके। फ्रॉड के मकसद से आने वाले ज्यादातर कॉल्स
+92 यानी कि +92 से शुरू होने वाले नंबरों में आते हैं। ऐसे नंबरों से नॉर्मल वॉइस कॉल्स के अलावा यूजर्स को व्हाट्सएप कॉल भी किए जा रहे हैं। ऐसे कॉल्स का मकसद यूजर्स की पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चोरी करना होता है और कॉल करने वाला विक्टिम को बातों में उलझाकर ऐसे डिटेल्स चुरा लेता है। इसके अलावा +01 यानी कि 01 से शुरू होने वाले नंबरों में भी कई यूजर्स को कॉल आए हैं। ऐसे कॉल से सतर्क रहें और अपने बैंकिंग डिटेल्स कभी भी कॉल पर किसी के साथ शेयर ना करें। कांग्रेस ने कोरोना महामारी के बीच आर्थिक संकट को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट किए हैं और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था अब अनर्थव्यवस्था पर परिवर्तित हो रही है। बिहार में इस वर्ष जीविका दीदियों की 1500 नर्सरी खुलेंगी। जी हां, पहले चरण में सभी प्रखंडों में नर्सरी खोली जाएगी। प्रत्येक नर्सरी में कम से कम 20,000 पौधे तैयार किए जाएंगे। इन पौधों की बिक्री भी सुनिश्चित की जाएगी। यहां तैयार सभी पौधों की खरीद बिक्री सरकार करेगी। वन एवं पर्यावरण विभाग उनकी खरीद की गारंटी लेगा। सरकार की मंशा है कि अन्य राज्यों से पौधरोपण के लिए पौधे नहीं खरीदी जाए, राज्य के अंदर पौधशालाओं और जीविका दीदियों की नर्सरी से ये खरीदी जाए। इसकी तैयारी के साथ नर्सरी खोलने की योजना बनाई गई है। खास बात यह है कि सभी पौधे खरीद कर सीधे खाते में पैसा भेजा जाएगा। सभी नर्सरी का नाम दीदी की नर्सरी होगा। सरकार की योजना है कि पौधों की बिक्री से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनने का मौका मिलेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मोड में आ गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सत्ता पक्ष के नेता भी जवाब देने लगे हैं। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष सरकार से बिहार में विकास की बात कर रही है, तो वही सरकार के मंत्री लालू राबड़ी शासनकाल याद दिला रहे हैं। खैर, इन सबके बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष को बिजली, सड़क और पानी को विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की चुनौती दे डाली है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि 15 साल के एनडीए के शासनकाल के बाद आज बिहार में बसपा यानी कि बिजली, सड़क, पानी कोई मुद्दा नहीं है। रूस ने कुछ समय पहले दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद कई देशों ने इसे खरीदने का ऑर्डर भी दे दिया है। लेकिन यह वैक्सीन कितनी कारगर है और कितनी सुरक्षित है, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। डेली मेल के एक खबर के मुताबिक ट्रायल के नाम पर 42 दिन में मात्र 38 वेंटिलेटर्स को ही इस कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई थी। इसके अलावा यह भी सामने आया है कि ट्रायल के तीसरे चरण पर रूस कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। WHO ने यह भी सवाल उठाया है कि रूसी सरकार का दावा है कि हल्के बुखार के अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे, जबकि दस्तावेज बताते हैं कि 38 वेंटिलेटर्स में 144 तरह के साइड इफेक्ट देखे गए हैं। ट्रायल के 42 दिनवें दिन भी 38 में से 31 वेंटिलेटर्स इन साइड इफेक्ट से परेशान नजर आए थे। तीसरे ट्रायल में क्या हुआ, इसकी जानकारी तो दस्तावेज में दी ही नहीं गई है। बिहार में सरकारी कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं मिलता है, जिसके कारण यहाँ के कर्मचारी सरकार से काफी नाराज रहते हैं। इनकी नाराजगी को दूर करने के लिए बिहार सरकार बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि राज्य में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की योजना बनाएं। बिहार सरकार ने अपने सभी विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे अपने सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन दें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। भारत सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 50 लाख रुपए बीमा का लाभ निजी अस्पतालों के डॉक्टरों और कोविड मरीजों का उपचार कर रहे अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी मिलेगा। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी जानकारी दी है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में चुनाव को रोकने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। पार्टी सभी संवैधानिक विकल्पों को तलाश करेगी। बुधवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने कहा है कि जिला परिषद की 12 खाली सीटों और मुखिया का चुनाव अगस्त में कराने का फैसला एक खराब निर्णय है। निर्वाचन आयोग को जिला परिषद चुनाव को तत्काल स्थगित करना चाहिए। उन्होंने बाढ़ राहत के खराब इंतजाम और लगातार ध्वस्त हो रहे पुलों को लेकर भी चिंता जताई है। देश में किसान खरीफ बुआई में जुटे हुए हैं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 7 अगस्त तक 965 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जबकि गत वर्ष यानी कि बीते वर्ष अब तक 877 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। ये बीते वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। वहीं बीते वर्ष की तुलना में धान का रकबा 47 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में 6 अगस्त तक वास्तविक वर्षा 505 मिलीमीटर हुई। वहीं केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 123 जलाशयों में
उपलब्ध जल भंडारण पिछले वर्ष की इस अवधि के जल भंडारण की तुलना में 108% है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक धान की बुआई लगभग 321 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो गई है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 274 लाख हेक्टेयर था। दलहन अभी तक 119 लाख हेक्टेयर में लगाई गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 114 लाख हेक्टेयर था। मोटा अनाज लगभग 160 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया है, जो कि पिछले वर्ष इस अवधि में 154 लाख हेक्टेयर था। एलपीजी सिलेंडर में गैस कम होने की शिकायत लगातार मिलती ही रहती है। हालांकि इस मामले में शिकायत करने वाले भी किसी तरह की कोई कार्रवाई एलपीजी संचालकों या फिर डिलीवरी मैन पर नहीं होती है, लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप उपभोक्ता फॉर्म में गैस सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाने पर इसकी शिकायत कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 में साफ कहा है कि अगर कोई भी गैस वितरक उपभोक्ताओं के अधिकार पर डाका डालता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। नए कानून के तहत अगर एलपीजी सिलेंडर समय से पहले समाप्त होने की शिकायत वितरक में कम करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप सीधे उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और गैस एजेंसी पर कार्रवाई होगी। बिहार में जगह जगह बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी भारी बारिश जारी रहेगी। जी हां, आज पटना, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीवान, सारण, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण सहित राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। पटना में बादल छाए हुए हैं। डायनामाइट न्यूज की खबर के मुताबिक अब टेलीग्राम पर मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में बिहार में तेज बारिश के साथ ही वज्रपात की संभावना जताई गई है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि जाति संप्रदाय और दलगत भावना से ऊपर उठकर सड़क एवं पुल पुलियों का निर्माण बढ़ते बिहार के विकास की नजीर पेश करती है। नंद किशोर यादव ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 5024 करोड़ रुपए की लागत से पथ निर्माण विभाग के बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड की 217 अलग अलग योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। इसी दौरान ये बातें बोल रहे थे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कोरोना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पेश आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जनता को धोखा तो दिया ही है, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में भी गलत आंकड़ा पेश किया है। उनके अनुसार आधे से अधिक की जाँच RT-PCR से हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार ये जाँच मात्र 10% ही हो रहा है। जी हां, उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने इस डबल इंजन की सरकार को कोरोना फंड से वंचित कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछले 15 वर्ष के विकास कार्य को देखने के बाद लोगों के मन में विकास की एक और इच्छा बढ़ी है। यदि फिर सेवा का मौका दिया जाए तो प्रत्येक बिंदु पर और बारीकी से काम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में स्थित नेक संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पथ निर्माण विभाग की 5024 करोड़ रुपए की 217 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को पिछले 15 वर्षों में किए गए कार्यों के बारे में बताना जरूरी है। एक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने सरकार की पोल खोल रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व में मची लूट के कारण एक बिहारी पर 30,000 रुपए से ऊपर कर्ज होता जा रहा है। नीतीश सरकार कर्ज से दबती जा रही है, यही बिहार का असली विकास है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज से 12 दिन पहले एक पुल का अप्रोच रोड टूट गया था, उसे आनन फानन में दुरुस्त किया गया, लेकिन आज फिर से टूट गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? खबर के मुताबिक तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में कभी बांध को चूहा काट लेता है तो कभी बांध बह जाता है। ये चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और नीतीश कुमार इस भ्रष्टाचार के पितामह हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।